नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड हमारे पास में जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे पास में जो क्लास है वो रहेगी दोस्तों ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया है। और ये जो टॉपिक है वो हमने बच्चों की फरमाइश पे लिया है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर हम जो है वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट तो होता ही होता है। उसको सेलेक्ट करने के हमारे पास में दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जो हमने 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट बनाई है वहां से हम टॉपिक चूज करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन कम्पिटिटिव एग्जाम से किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनकी जो हो मैंने लिस्ट बनाई है और उसको नाम दिया गया है 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लिस्ट। आप सब लोगों के पास में वो लिस्ट होगी। जिनके पास नहीं है वो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको इमीडिएटली वो लिस्ट जो है या वो जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलमोस्ट जो हमारे पास में एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं। तो एक तो हमारे पास में क्राइटेरिया है जो हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं टीएनसी बुलेट सीरीज में, वो आता है कि जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है वहां से हम लेते हैं। सेकेंड हम चूज करते हैं आपके फरमाइश पे, यानी कि जो बच्चे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो कमेंट में हमें बोल देते हैं कि सर ये टॉपिक करवा दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो कमेंट आया था कि सर गायनिक के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए। अभी जैसे कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर साइकेट्री के करवा दीजिए। तो जैसे ही हमारे पास में टाइम मिलता है हम इनको जरूर लेते हैं, वन बाय वन इन सब चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे गायनिक की बात करें तो एक्लेम्पसिया हुआ या प्री एक्लेम्पसिया हुआ, एपीएच हुआ, पीपीएच हुआ, लेबर हुआ, कोड एबनॉर्मलिटीज हुआ, तो जितने भी हमारे पास में फोर्सेप डिलीवरी हुआ वो ऑलमोस्ट हमने जो है वो करवा चुके हैं। और जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है उनको भी बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको भी हम जो है वो करवाएंगे। तो आज का जो हमारे पास में क्लास है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ये ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास में ये जो टॉपिक है वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी। शॉर्ट फॉर्म जो है वो हमारे पास में OCT के नाम से भी जो है वो आता है। तो अगर OCT आ जाए शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं OCT बोलूंगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट के बारे में ही हम जो है वो बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि बहुत सारे जो है वो कॉलेज में या बहुत सारे जो है वो इंस्टीट्यूट में ये टॉपिक ही नहीं पढ़ाया जाता है। और अगर बच्चे ने टॉपिक पढ़ भी लिया है तो उसको समझने में जो है वो बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये हमारे पास में टॉपिक ही इस तरीके से है। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर की कि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में किस तरीके से और कैसे जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास में हर लाइन से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। कैसे? इसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, देन सॉरी इंडिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ आती है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट में, जिसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर करेंगे कि पॉजिटिव होता है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, या नेगेटिव होता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो इन सब के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेंगे कि ये जो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है या OCT है वो होता क्या है। तो थोड़ा सा मैं जो है वो इसके बारे में बताना चाहूंगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब डिलीवरी होने वाली होती है, ठीक है, तो डिलीवरी होने वाली होती है तो आपको पता है कि डिलीवरी के लिए जो है वो एक हार्मोन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एडिनोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस, या हम कहें एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो रिलीज होता है, ध्यान रखना रिलीज बोला है मैंने, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है, रिलीज जो है वो हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास में दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और सेकंड आता है वेसोप्रोसिन, जिसको हम ADH के नाम से भी जानते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये जो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। किस तरीके से? ये क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, यूट्रस का जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो यूट्रस का जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तभी बच्चा जो है वो आगे बढ़ता है।
ठीक है, और बच्चा सर्वेक्स और वेजाइना के माध्यम से जो है वो बाहर निकलता है। यानी कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये सारी चर्चा मैं नॉर्मल डिलीवरी की कर रहा हूं, तो जब नॉर्मल डिलीवरी हमारे पास में होता है तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि हमारे पास में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, वो रिलीज होते क्या करता है, हमारे पास में यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, तभी पेन रिलीज होता है। ठीक है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, तो यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन करवाने के कारण बच्चा जो है वो आगे की तरफ मूव करता है और बच्चा जो है वेजाइना के थ्रू जो है वो बाहर निकलता है। अब हम पहले चेक करते हैं कि हम ऑक्सीटोसिन उसको थोड़ा सा देके देते हैं। जैसे हमारे पास में रिसर्च आती है, तो मेन रिसर्च करने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पायलट स्टडी करते हैं, यानी कि थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देके हम जो है वो चेक करते हैं कि जैसे हमने थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन दिया तो हमारे पास में यूट्रस का स्टिमुलेशन किस तरीके से हुआ, कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कितने टाइम पे कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनकी जो है वो हमारे पास में इंटेंसिटी या ड्यूरेशन जो है वो कितनी रहती है, कि 10 सेकंड रहती है, 20 सेकंड रहती है या 50 सेकंड रहती है। तो उसके बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देके या ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन करवा के, ठीक है, या तो हम आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देते हैं या ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस भी करवाते हैं, हम निप्पल का स्टिमुलेशन करवाते हैं, तो उससे जो है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस करवा के हम देखते हैं कि यूट्रस में किस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। साथ के साथ जब यूट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो प्लेसेंटा किस तरीके से वर्क करेगा, भाई वो अपनी ब्लड सप्लाई स्टॉप तो नहीं कर देता है, अगर वो स्टॉप कर देगा तो सीधा सीधा बच्चे में हाइपोक्सिया हो जाता है। ठीक है, तो यूट्रो प्लेसेंटा किस तरीके से वर्क करता है, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो यूट्रो प्लेसेंटा हमारे पास में किस तरीके से वर्क करता है, इसको हम जो है वो चेक करते हैं, और उसकी वजह से बच्चे पे किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उन सबको हम चेक करते हैं ओसीटी के द्वारा, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। आई थिंक एक मोटा मोटी जो है वो आपके पास में एक इमेज बन गई होगी। समरी में बता देता हूं कि थोड़ा सा हम ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो हम वैसे करवाएं फिजिकली या फिर आईवी इन्फ्यूजन करके जो है वो करवाएं, तो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करेगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन की सीवियरिटी इंटेंसिटी किस तरीके से, उसको हम चेक करते हैं। साथ के साथ जो प्लेसेंटा है वो हमारे पास में किस तरीके से वर्क करता है, कि वो आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपर भेज पाता है या नहीं भेज पाता है, या उसको रोक देता है, तो रोक देता है इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो इससे हमें ये भी आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि आगे हम डिलीवरी जो है वो एनवीडी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना है या फिर एलएसीएस करवाना है, तो इनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमें मिल जाती है। तो ये हम करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक काफी सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। तो देन द ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारे पास में ओसीटीसी। द ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट इज पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू असेस fetal well-being and placental function by observing fetal heart rate, response to uterine contraction induced by oxytocin infusion and nipple stimulation। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है वही सारी चीजें डेफिनेशन में लिखी है। क्या है कि ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो है वो हमारे पास ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जिसको हम ओसीटी कहते हैं, ओसीटी क्या है, एक पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। पेरेंटल डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब हो गया कि मदर में हम जो है वो ये टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूज टू असेस फीटल वेलबींग, इसमें हम क्या करते हैं, फीटल वेलबींग को असेस करते हैं। एंड प्लेसेंटल फंक्शनिंग, प्लेसेंटा के फंक्शन को देखते हैं। बाय ऑब्जर्विंग, कैसे देखेंगे, बाय ऑब्जर्विंग ऑफ फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट हम चेक करते हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं इन रिस्पॉन्स टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन एंड निप्पल स्टिमुलेशन। निप्पल स्टिमुलेशन करवाते हैं तो एक फिजिकल मेथड है जिसमें ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर ऑक्सीटोसिन जो है वो इन्फ्यूज करवाते हैं। कहने का मतलब है कुल मिला के कि ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन जब सीक्रेट होता है जिसकी वजह से हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे पास में प्लेसेंटा किस तरीके से वर्क करता है, उसका फीटल हार्ट रेट बच्चे पे किस तरीके से इंपैक्ट करता है, बच्चा किस तरीके से जो है बिहेव करता है, ये सारे जो है वो हम टेस्ट करते हैं ओसीटी के द्वारा। क्लियर, एंड इट हेल्प,
आगे क्या है, इट हैव टू आइडेंटिफाई यूरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी एंड फिटस एबिलिटी टू टॉलरेट द स्ट्रेस ऑफ लेबर। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास में हम यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी को जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड फिटल एबिलिटी टू टॉलरेट द स्ट्रेस ऑफ लेबर, और हम साथ के साथ ये भी असेस करते हैं कि जो हमारे पास में फीटस है वो लेबर के स्ट्रेस को वहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेबर के दौरान जब ऑक्सीटोसिन ज्यादा सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो यूट्रस ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो उस स्ट्रेस को वो फीटस असेस या एबिलिटी है या नहीं है कि उसको जो है वो टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा हम जो है वो उसको देके देखते हैं, देन उसके बाद जो है वो चेक करते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास में पर्पज। क्या पर्पज है या क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम ओसीटी करते हैं। ठीक है, तो ओसीटी का वही पर्पज है हमारे पास में। एक तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास में यूट्रोप्लेसेंटल जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो है वो हमारे पास में प्लेसेंटा प्रॉपर ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन दे पाता है या नहीं दे पाता है। सेकेंड हम देखते हैं कि जब हमारे पास में जब ऑक्सीटोसिन देंगे तो उस टाइम पे हाइपोक्सिया या फीटल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि जब लेबर होगा तो अभी तो हमारे पास में थोड़े ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन देके देख रहे हैं, उस टाइम पे हमारे पास में ज्यादा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा तो उस टाइम पे जो लेबर का स्ट्रेस आएगा 2-3 घंटे 4 घंटे जो लेबर का स्ट्रेस है उसको असेस या अफोर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा हमारे पास में फीटस। और अगर उसको मान के चलिए ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट हमने किया और उस टाइम पे हमने देखा कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन थोड़ा सा रिलीज हुआ देन प्लेसेंटा सही तरीके से काम नहीं कर पाया, प्रॉपर ब्लड सप्लाई वो नहीं दे पाएगा, तो फिर फीटस हाइपोक्सिया में या फीटल हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो हमें आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, अब हमें दूसरे मेथड्स पे जाना है, LACS पे जाना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में पर्पज। 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो पहला है टू इवेल्युएट यूट्रोप्लेसेंटल रिवर्स मींस एबिलिटी टू प्लेसेंटा टू सप्लाई ऑक्सीजन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हम जो है वो क्या इवेल्युएट करते हैं, यूट्रोप्लेसेंटल रिसीवर को जो है वो हम असेस करते हैं, यानी कि प्लेसेंटा जो है वो हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है या नहीं कर पाता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ प्लेसेंटा टू सप्लाई ऑक्सीजन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो प्लेसेंटा ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, सेकेंड आ जाता है हमारे पास में टू डिटेक्ट इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया एंड रिस्क ऑफ फीटल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, यानी कि हम असेस करते हैं कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इंट्रायूट्राइन हाइपोक्सिया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, और फीटल कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा, फीटल तो जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आ रहा है। थर्ड आ जाता है टू प्रिडिक्ट फीटल टॉलरेंस ऑफ लेबर, और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि लेबर के टॉलरेंस को या लेबर के स्ट्रेस को जो है वो फीटल असेस कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो इसको हम देखते हैं। देन उसके बाद लास्ट आता है टू गाइड डिसीजन अबाउट टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हमें गाइड करता है कि कितना स्ट्रेस वो ले पाता है या नहीं पाता, अगर नहीं ले पाता है तो हम नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे या दूसरे डिलीवरी मेथड्स पे जाएंगे, अब हमें LACS पे जाना है, तो इसके बारे में भी जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो ये हमारे पास में कुछ पर्पज और ऑब्जेक्टिव थे OCT के। अब बात आती है हमारे पास में इंडिकेशन। इंडिकेशन तो वही आ गई कि किन किन कंडीशन में हम जो है वो कर सकते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी सच एज, कौन कौन सी कंडीशन में हम OCT करते हैं, तो पहला आ जाता है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी किसे, अगर मान के चलिए 41 वीक से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 41 वीक से ज्यादा, अगर हालांकि कुछ बुक्स में 42 वीक्स भी दे रखा है, लेकिन अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी आ गया कि काफी टाइम तक जो है वो डिलीवरी नहीं हुई है, तो उसमें हम चेक करके देखते हैं कि क्या पता ऑक्सीटोसिन जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हो रहा होगा डिलीवरी के लिए, लेकिन वो हमारे पास में यूट्रस सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो सारी चीजों का हम आइडेंटिफिकेशन मिलता है। सेकेंड आता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी की कंडीशन से हाइपरटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं PIH। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, उसमें भी हम OCT जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में भी जो है वो हम
ओसीटी करते हैं। नेक्स्ट इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, IUGR हो जाए तो IUGR के आइडेंटिफिकेशन या उस टाइम पे भी हम जो है वो ओसीटी करते हैं। एंड हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ, ओलिगोहाइड्रोमिनास एंड नॉन रिएक्टिव नॉन स्ट्रेस टेस्ट। नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी जो है मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, वहां पे आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारे पास में हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसके अंदर जो है वो हम ओसीटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर हम जो है वो ओसीटी नहीं कर पाते या ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो है वो नहीं कर पाते। तो कंडीशन वेयर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर डेंजरस सच एज, ठीक है, कौन सी कंडीशन में हम जो नहीं कर पाते, उस कंडीशन में हम नहीं कर पाएंगे जिस कंडीशन में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास में डेंजरस है। यानी कि मान के चलिए बच्चा नीचे की साइड में है, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, ठीक है, या जल्दी जो है वो बच्चा होने की संभावना है और आपने जो है वो ओसीटी कर दिया, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट आपने कर दिया, जैसे ऑक्सीटोसिन लिया क्या पता उस टाइम पे डिलीवरी हो जाए। तो इस कंडीशन में कुछ ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन में हम ओसीटी नहीं करते। सबका एक्सप्लेनेशन बताएंगे क्यों हम नहीं करते। तो पहली चीज आती है हमारे पास में प्रीवियस क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। पहले मान लो जो है वो सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, तो आपको पता ही है कि पहला बच्चा जब है सिजेरियन सेक्शन से हो चुका है, LSCS से हो चुका है, तो सेकंड वाला जो है वो NVDC संभावना जो है वो नहीं होती है, फिर हम LSCS से ही करवाते हैं। सेकंड आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में आपको पता ही है कि जो हमारे पास में यूट्रस है, ठीक है, हमारे पास में यूट्रस जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आके अटैच हो जाता है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखा है, वहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है वासा प्रीविया। वासा प्रीविया होता है कि जो प्लेसेंटा के हमारे पास में ब्लड वेसल्स है वो लोअर सेगमेंट तक आ गए हैं, उसको बोलते हैं वासा प्रीविया। तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो ओसीटी नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। भाई प्रीमेच्योर ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुकी है या संभावना है तो उस कंडीशन में भी ओसीटी नहीं करते हैं। क्यों, क्या पता आप ओसीटी करो तुरंत जो हो PROM हो जाए, या ऑलरेडी PROM हो चुका है तो बच्चा डिलीवर हो सकता है। नेक्स्ट आता है प्रीटर्म लेबर रिस्क। प्रीटर्म लेबर रिस्क में आपको मान के चलिए बच्चा जो हो जल्दी होने की संभावना है और आपने ओसीटी कर दिया। ओसीटी कर दिया तो हम तो चाहते थे कि बच्चा जो हो वो लेट हो, ओसीटी से हो सकता है जल्दी हो जाए। एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो उस कंडीशन में भी हम ओसीटी जो है वो नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर, किस तरीके से जो है वो आप ओसीटी को परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो परफॉर्म करने के लिए आपने इमेज देख रखी होगी दोस्तों, उस इमेज के माध्यम से आपने देखा है कि क्लाइंट को किस तरीके से हम जो है वो लेटाते हैं और किस तरीके से हम जो है वो ओसीटी करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक इमेज है, इस तरीके से हमारे पास में जो है वो ओसीटी करते हैं। तो ओसीटी में हमारे पास में वही 3 स्टेज आएगी। पहला हम प्रिपरेशन करेंगे, सेकंड हम जो है वो ड्यूरिंग प्रोसीजर हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, देन उसके बाद जो है वो पोस्ट प्रोसीजर जो है वो हम क्या क्या करेंगे। तो 1 बाय 1 करके ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपको पता ही है, कोई भी अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमारे पास में 2 चीजें आती है। एक तो आता है एक्सप्लेन द प्रोसीजर्स। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हो या कोल्पोस्कोप कर रहे हो, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, उसमें आपको सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में जो है वो क्लाइंट का बताना है। और ये क्लाइंट का या पेशेंट का जो है वो रूल भी होता है, राइट ऑफ पेशेंट होता है, ठीक है। पेशेंट का राइट है कि उसको जो भी चीज कर रहे हो उसको जानने का अधिकार है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करोगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में कंसेंट लेंगे, ठीक है। कोई भी आप कार्य कर रहे हो, कोई भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो कंसेंट लेना जो है वो सबसे मस्ट होता है। तो सेकंड चीज आ गया हमारे पास में कि हम कंसेंट लेते हैं, देन उसके बाद आगे 1 बाय 1 करके बढ़ते हैं। तो ले लेते हैं, सबसे पहले आ जाएगा एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड ऑब्टेन कंसेंट। सबसे पहले प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और कंसेंट जो है वो ले लेंगे। नेक्स्ट प्लेस वुमन इन सेमी फाउलर और लेटरल पोजिशन, ठीक है। वुमन को जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन में या लेटरल पोजीशन में है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ जो है बेड उठा हुआ है, ठीक है। तो सेमी फाउलर पोजीशन में या फिर जो है वो क्लाइंट को लेटरल पोजीशन में जो है वो लेटाया जाता है। नेक्स्ट अटैच एक्सटर्नल फीटल हार्ट रेट FSHR मॉनिटर एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर दैट इज कॉल्ड टोको डायनोमीटर। 2 जो है वो हमारे पास में जो है वो ट्रांसड्यूसर जो है वो अटैच किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ट्रांसड्यूसर है, इसको अब मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये देखो यहाँ पे हमारे पास में 2 ट्रांसड्यूसर है, एक तो ये रहा, ठीक है, और सेकंड ये रहा। तो 2 जो है वो हमारे पास में अटैच करते हैं मॉनिटर, ठीक है। एक तो करते हैं जो कि फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा,
ठीक है। फीटल हार्ट रेट ऊपर नीचे होगी जब हम ऑक्सीटोसिन देंगे। तो एक तो जो है वो हमारे पास में फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, सेकंड जो है हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करेगा, और जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मॉनिटर करता है उसको बोलते हैं टोकोडाइनोमीटर। काफी बार जो है वो एग्जाम में ये चीज पूछी गई है। क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है? पहली चीज पूछी गई है कि टोकोडाइनोमीटर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो टोकोडाइनोमीटर जो है वो हमारे पास में एक ट्रांसड्यूसर है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो मॉनिटर करता है। तो इसके अंदर दो मॉनिटर लगाता है, एक जो है वो फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करता है और सेकंड जो है वो हमारे पास में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो ये दो मॉनिटर हमारे पास में जो है वो यूजफुल है। ठीक, तो सबसे पहले हमने प्रिपरेशन में क्या कर दिया, प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया और कंसेंट फॉर्म ले लिया। उसके बाद वुमन को जो है वो सेमी फॉलोअर पोजीशन में या लेटरल पोजीशन में लेटा दिया। देन उसके बाद एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास में अटैच कर दिए मॉनिटर। ठीक है, एक फीटल हार्ट रेट के लिए और एक जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ये दोनों हमने अटैच कर लिए। देन उसके बाद जो है वो हम, अब सेकंड आता है बेसलाइन रिकॉर्डिंग। बेसलाइन रिकॉर्डिंग में मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। आपने ये सब चीजें अटैच कर दी, देन सबसे पहले कुछ ना करते हुए, अभी तक हमने कुछ ऑक्सीटोसिन वगैरह या कुछ भी जो है वो स्टिमुलेशन नहीं किया। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे फीटल हार्ट रेट पैटर्न 10 to 20 मिनट्स फॉर बिफोर द स्टार्टिंग ऑक्सीटोसिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, और वो फीटल हार्ट रेट हम कब तक मॉनिटर करेंगे, कम से कम 10 से 20 मिनट तक हम जो है वो फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि आपने प्रोसीजर लगा दिया, मॉनिटर लगा दिए, देन मॉनिटर लगाने के बाद में आप कम से कम जो है वो 10 से 20 मिनट तक जो है वो फीटल हार्ट रेट जो है वो मॉनिटर करोगे। फीटल हार्ट रेट आपने मॉनिटर कर लिया कि किसी तरीके का उनमें वेरिएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं आ रही है, वो सारी चीज चेक कर ली। देन उसके बाद आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड इंडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज आ गई, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन मेथड। दो तरीके से हम जो है वो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन का करवाते हैं। एक तो होता है हमारे पास में कि नॉर्मल नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि निपल्स का स्टिमुलेशन करते हैं। निपल्स का स्टिमुलेशन करेंगे तो नेचुरली जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। सेकेंड, हम जो है वो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन मेथड करते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो है वो ऑक्सीटोसिन डालते हैं। मेजोरिटी रूप से हम ऑक्सीटोसिन जो है वो डाल के ही टेस्ट करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि निपल स्टिमुलेशन से 100% जो है वो हमारे पास में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों कि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज मेथड किया। आपने प्रिपरेशन कर दी, क्लाइंट को जो है वो कंसेंट ले लिया, प्रोसीजर समझा दिया, सेमी फाउंडर पोजीशन में लेटा दिया, दो मॉनिटर आपने अटैच कर दिए, और फिर उसके बाद 10 से 20 मिनट तक आपने जो है वो उसको मॉनिटर भी कर लिया फीटल हार्ट रेट को। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट है, फिर हम ऑक्सीटोसिन जो है वो डालेंगे, ऑक्सीटोसिन जो है वो इन्फ्यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, बीइंग विथ लो डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में जो हम ऑक्सीटोसिन डालेंगे। ऑक्सीटोसिन डालने के बाद क्या करते हैं, टाइट्रेट अंटिल 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स ईच लास्टिंग 4 to 60 मिनट्स। अब उसको धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने पे हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ऑब्जर्व करते हैं कि एटलीस्ट 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, 10 मिनट के अंदर होना चाहिए, और एक कॉन्ट्रैक्शन कम से कम 40 से 60 सेकेंड तक होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हम उसको लेके जाएंगे। यानी कि ऑक्सीटोसिन डालेंगे तो ऑक्सीटोसिन अगर जैसे मान लो इतना तो हम डालेंगे कि कम से कम जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए 10 मिनट्स के अंदर, और एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 40 से 60 सेकेंड तक होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ओसीटी के अंदर हमारे पास में नॉर्मल जो है वो लेवल क्या होता है। नॉर्मल आप याद रखिएगा कि हम 10 मिनट तक जो है वो हमारे पास में, 10 मिनट तो हमारे पास में ड्यूरेशन होगी, ये तो हो गया हमारे पास में ड्यूरेशन। ठीक है, इन 10 मिनट्स में कम से कम कितने कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, कम से कम जो है वो 3 कॉन्ट्रैक्शन तो जो है वो होने ही होने चाहिए, और एक कॉन्ट्रैक्शन कम से कम जो है वो 40 से 60 सेकंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्शन आया 10 सेकंड का, 5 सेकंड का कॉन्ट्रैक्शन आया, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो फाल्स भी हो सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन कम से कम जो है वो 40 से 60 सेकंड का होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्शन कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए, और 10 मिनट के टाइम के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ये हम जो है वो चेक करते हैं। और सेकंड आता है हमारे पास में अल्टरनेटिव मेथड्स। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने का क्या है, निप्पल स्टिमुलेशन। निप्पल जब स्टिमुलेशन करते हैं तो ये नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज जो है वो करवाता है।
नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मॉनिटरिंग। अब हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे, आपने ऑक्सीटोसिन दे दिया, देन उसके बाद आप मॉनिटर करोगे, क्या मॉनिटर करोगे, रिकॉर्ड एफएचआर रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रेक्शन। कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो है वो हमारे पास में फीटल हार्ट रेट कितनी है उसको हम जो है वो दोस्तों रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यू टेस्ट अंटिल एडुकेट कॉन्ट्रेक्शन एंड एफएचआर रिस्पॉन्स आर ऑब्जर्व, यानी कि इस टेस्ट को हम कंटिन्यूस करवाएंगे जब तक एडुकेट कॉन्ट्रेक्शन नहीं जाए। एडुकेट कॉन्ट्रेक्शन क्या था, 10 मिनट के अंदर कम से कम 3 कॉन्ट्रेक्शन, एक कॉन्ट्रेक्शन की ड्यूरेशन 40 से 60 सेकंड, ठीक है। और फीटल हार्ट रेट जो है वो उसका रिस्पॉन्स, इसको हम चेक करेंगे, यानी कि जब भी कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है तो फीटल हार्ट रेट में किस तरीके से एक्सीलरेशन आ रहा है या किस तरीके से जो है वो ऊपर नीचे हो रही है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता, अब इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। आपने देख लिया, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि रिजल्ट हमारे पास में क्या आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इंटरप्रिटेशन, क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव ओसीटी आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, और पॉजिटिव ओसीटी आता है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। अब देखो, नेगेटिव ओसीटी आता है इट मींस ये नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल है। किस तरीके से, नेगेटिव ओसीटेशन क्या होगा, नो लेट डिसलेरेशन ऑफ एफएसआर विथ कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि जब ऑक्सीटोसिन हमने दिया, ऑक्सीटोसिन हमने दिया तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो किसी भी प्रकार से जो है वो फीटल हार्ट रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई जो है वो डिसलेरेशन हुआ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ। मान लो फीटल हार्ट रेट जो है वो हमारे पास में 160 बीट से 170 बीट्स पर मिनट है, ठीक है, मान लो इतनी है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आए, 155 हो गई या 172 हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 120 तक आ गई, ठीक है, या 200 तक पहुंच गई तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो अगर हमारे पास में जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटल हार्ट रेट में एफएचआर में जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, मींस कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड गुड यूट्रोप्लेसेंटल रिसीवर, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में यूट्रोप्लेसेंटल रिसीवर है वो सही तरीके से काम कर रहा है, बिल्कुल जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन जो है वो दे रहा है। एंड फीटस लाइकली टू टॉलरेट लेबर वेल, ठीक है, यानी कि अब अगर मान लीजिए लेबर होगा तो फीटस उसको अच्छे तरीके से टॉलरेट कर सकता है। तो ये हमारे पास में आ गया ओसीटी नेगेटिव, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड ओसीटी, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा। और ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आता है हमारे पास में पॉजिटिव ओसीटी, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। पॉजिटिव ओसीटी किसको कहेंगे कि जैसे आपने ऑक्सीटोसिन दिया, ऑक्सीटोसिन दिया देन उसके बाद में जो है वो डिसलेरेशन आया, मतलब बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस आए, फीटस हाइपोक्सिया में चला गया, तो दैट इज कॉल्ड ओसीटी हमारे पास में पॉजिटिव आया। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट हम जो कर रहे थे वो पॉजिटिव आया है बट ये एबनॉर्मल है, तो इसको है वो ध्यान में रखना, काफी ज्यादा जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ लेट डिसलेरेशन मोर देन 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जितने भी हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हुई उसमें 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो हमारे पास में डिसलेरेशन हुआ, फीटल हार्ट रेट में बहुत ही ज्यादा जो है वो अप डाउन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है सजेस्टेड यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी मींस हाई रिस्क ऑफ फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है, यानी कि यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी है, बहुत ज्यादा जो है वो हमारे पास में फीटल हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो आ रही है। ये आता है हमारे पास में पॉजिटिव ओसीटी, और पॉजिटिव ओसीटी जो है वो हमारे पास में एबनॉर्मल होता है। क्लियर हो गया, तो यहां पे जो है वो ध्यान में देने वाली चीज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सस्पिशियस, किसको कहोगे, सस्पिशियस इन द सेंस न तो आप उसको जो है वो पॉजिटिव कहोगे न उसको जो है वो नेगेटिव कहोगे, तो ये आता है हमारे पास में सस्पिशियस मींस इंटरमीडिएट लेट डिसलेरेशन और वेरिएबल डिसलेरेशन, ठीक है, यानी कि या तो डिसलेरेशन अप डाउन बहुत ज्यादा जो है वो देर के बाद में आ रहा है, ठीक है, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा उसमें अंतर आ रहे हैं, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कॉन्ट्रैक्शन में जो है वो एफएचआर जो है वो नॉर्मल है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल है, कुछ में जो है वो चेंजेस आ रही है, तो ये सस्पिशियस है, मतलब न तो वो पॉजिटिव है न जो है वो नेगेटिव है, ये आ गया सस्पिशियस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में अनसेटिस्फैक्टरी या इनकंक्लूसिव, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी उसको हम मानेंगे ही नहीं, उसमें क्या आता है कि फ्यूअर देन 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स और पुअर क्वालिटी ट्रैक्शिंग,
ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के अंदर 3 से भी कम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो फिर वो अनसेटिस्फैक्टरी है, मतलब उसमें हम फिर चेक ही नहीं कर पाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा तो हम फीटल हार्ट रेट कैसे चेक कर पाएंगे। तो अगर 10 मिनट के अंदर हमारे पास में 3 कॉन्ट्रैक्शन से भी कम आ रहा है या पुअर क्वालिटी ट्रेसिंग है तो उसको हम अनसेटिस्फैक्टरी कहेंगे, उसको हम ना पॉजिटिव कहेंगे ना ही जो है वो नेगेटिव कहेंगे। नेक्स्ट आ जाता एडवांटेज। क्या एडवांटेज है हमारे पास में ओसीटी का, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट का जो है वो क्या एडवांटेज है उसको हम ले लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास में प्रोवाइडेड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेंटल फंक्शन। ऑफ कोर्स यही तो करता है, ये हमारे पास में जो है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है प्लेसेंटल फंक्शन की, कि जैसे हमारे पास में यूट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्लेसेंटा किस तरीके से फंक्शन करेगा, तो उसकी एग्जैक्ट और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें देता है। नेक्स्ट, हेल्प प्रिडिक्ट फीटल डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द लेबर। ठीक है, लेबर के दौरान जो है फीटल कितना डिस्ट्रेस में जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो अच्छे तरीके से ये देता है। नेक्स्ट आता है गाइडेड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग, इंडक्शन और सिजेरियन। यानी कि ये हमें ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि मान के चलिए यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास में ब्लड सप्लाई इंसफिशियंसी हुई या नहीं हुई है, या स्ट्रेस, उस स्ट्रेस को जो है वो हमारे पास में फीटस झेल पाता है या नहीं झेल पाता है, तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में इसी से मिलती है। फिर हमें जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। मान लीजिए फीटस जो है वो उस स्ट्रेस को जो है वो नहीं झेल पाता है तो हमें सिजेरियन सेक्शन पे जाना पड़ेगा, और मान के चलिए कि वो जो है वो उस स्ट्रेस को जो है वो ले पाता है तो हम जो है वो सीधा इंडक्शन या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पे भी जो है वो जा सकते हैं। तो ये हमारे पास में ओसीटी के जो है वो एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। डिसएडवांटेज इन द सेंस कौन कौन सी कंडीशन में या क्या क्या जो है वो हमारे पास में इसके रिस्क हैं, क्या क्या चीजों में हमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में टाइम कंज्यूमिंग है। टाइमिंग कंज्यूमिंग कम से कम जो है वो इस टेस्ट में 2 घंटे लग जाते हैं। पहले जो है वो क्लाइंट आया, देन उसके बाद में जो है वो कम से कम 10 से 20 मिनट तक तो जो है वो हमें फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करनी है। देन उसके बाद में जो है वो 10 से 20 मिनट तक कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे। तो ये इस पूरी प्रोसीजर में, प्रिपरेशन में, कंसेंट में, पेशेंट को लेटाने में, देन ट्रांसड्यूसर जो है वो लगाने में, इन सब में हमें टाइम जो है वो लग जाता है। तो ये जो है वो हमारे पास में पहली चीज ये टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड है रिस्क ऑफ यूट्रन हाइपर स्टिमुलेशन। ठीक है, कई बार क्या होता है ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट हम करते हैं तो कई बार यूट्रस ज्यादा स्टिमुलेशन हो जाता है, तो ये भी एक रिस्क है। हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन ताकि हम चेक कर रहे हैं, कई बार वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है, तो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है तो उसकी वजह से आगे बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, कई बार डिलीवरी होने की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाती है, देन प्री टर्म ऑफ लेबर हो जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है मे इंड्यूस प्री टर्म लेबर, वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है कि प्री टर्म लेबर होने के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाई रिस्क यूट्राइन कंडीशन, कई बार जो है वो हमारे पास में हाई रिस्क यूट्राइन कंडीशन आती है। ठीक है, यूट्रस एटोनी यूट्रस होता है, इन कंडीशन में हम जो है वो ये चीज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लेस कॉमनली यूज ड्यू टू बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड डॉपलर स्टडी। ठीक है, डॉपलर स्टडी किया या फिर जो है वो हमने बायोफिजिकल प्रोफाइल अगर चेक किया, अगर उसमें हमारे पास में कोई दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ डिसएडवांटेज है। अब बात आती है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमने ओसीटी किया, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट किया, वो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट हमने किया तो नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिफोर द टेस्ट नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूरिंग द टेस्ट नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आफ्टर द टेस्ट नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वन बाय वन करके लेते हैं, देन इस टॉपिक को हम जो है वो फिनिश करते हैं। तो पहला आ जाता है हमारे पास में बिफोर द टेस्ट। बिफोर द टेस्ट हमारे पास में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बिफोर द टेस्ट हमारे पास में आता है एक्सप्लेन द पर्पज एंड प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको प्रोसीजर को जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एंड पर्पज बताएंगे कि हम जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करें वो क्यों कर रहे हैं। भाई आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसका पर्पज तो आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसीजर किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है वो क्या क्या चीजें होगी, कैसे आपको करना है वो सारी चीजें, और क्या पर्पज है वो चीज जो है वो आपको क्लाइंट को बतानी होगी।
सेकंड आ जाता है ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट, वो आपको पता ही है, कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। लास्ट आ जाता है एंश्योर बेसलाइन फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल वाइटल साइन, यानी कि फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं, आपको पता ही है कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो है वो हम फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं इस टेस्ट से पहले, और मैटरनल वाइटल साइन भी चेक करते हैं, ठीक है, कि मैटरनल वाइटल साइन जो है वो बिल्कुल ओके है या नहीं है, ठीक। तो ये हमारे पास में बिफोर द टेस्ट नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारे कार्य करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ड्यूरिंग द टेस्ट। ड्यूरिंग द टेस्ट हम क्या करेंगे दोस्तों, ड्यूरिंग द टेस्ट में आता है हमारे पास में मॉनिटर मेटल एंड फीटल स्टेटस कंटिन्यूसली। जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हमें दोनों मैटरनल भी और फीटल इन दोनों के स्टेटस को जो है वो कंटिन्यूसली चेक करना है। फीटल स्टेटस में हम जो है वो फीटल हार्ट रेट कंटिन्यूसली चेक करते हैं, और मैटरनल में जो है वो हम वाइटल साइन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेक करते हैं। तो ये हम मॉनिटर करेंगे ड्यूरिंग द टेस्ट। टेस्ट हो रहा है तो इस टेस्ट के दौरान मदर के और फीटस के दोनों के जो है वाइटल्स चेक करेंगे। नेक्स्ट, एडजस्ट ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन केयरफुली टू अवॉइड हाइपर स्टिमुलेशन। ऑक्सीटोक्सिन हमने दिया, ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन दिया, उसको हम केयरफुली जो है वो एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कि कम देंगे तो भी दिक्कत है, अगर नैरो दे दिया, कम दे दिया, और हमारे पास में जो है वो 10 मिनट के अंदर अगर 3 स्टिमुलेशन भी नहीं हुई है, ठीक है, तो कोई यूज नहीं है ओसीटी का। 10 मिनट के अंदर कम से कम 3 स्टिमुलेशन तो होना ही चाहिए, और अगर आपने ज्यादा दे दिया तो हाइपर स्टिमुलेशन हो जाएगा, तो हो सकता है प्रीटर्म लेबर हो जाए या प्रीटर्म डिलीवरी हो जाए। तो इसका जो है वो हमें ध्यान रखना है। तो जो ऑक्सीटोक्सिन इन्फ्यूजन हम देते हैं उसको हम केयरफुली मॉनिटर करेंगे। और लास्ट आ जाता है बी प्रिपेयर्ड विथ टिकोलाइटिक, दैट इज का टर्बुलाइन, फिर हाइपर हाई स्टिमुलेशन अकर। अगर मान के चलिए ऑक्सीटोक्सिन आपने दे दिया और ऑक्सीटोक्सिन देने की वजह से हमारे पास में यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन हो चुका है, क्या होगा, यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, यूट्रस बहुत तेज गति से जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करने लग गया, तो उस कंडीशन में हम जो है वो टोकोलाइटिक अपने पास में रखते हैं, हमेशा तैयार करके रखते हैं, क्योंकि ये टोकोलाइटिक क्या करता है, जो हाइपर स्टिमुलेशन है उनको रिड्यूस करेगा, उनको डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमेशा जब ओसीटी रखते हैं, कहते हैं ना कि जब डायलिसिस करते हैं तो हम हिपेरिन अपने पास में रखते हैं, ठीक है, या हिपेरिन यूज होता है तो हम उसमें पोटामिन सल्फेट एनी टाइम हमारे पास में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम ओसीटी करते हैं तो टेकोलाइटिक दैट इज का टर्ब्यूटालाइन जो है वो हम हमेशा पास में रखते हैं, कि अगर गलती से यूट्रस का हाइपर स्टिमुलेशन हो गया तो हम तुरंत जो है वो टोकोलाइटिक एजेंट देके जो है वो हाइपर स्टिमुलेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे पास में नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ड्यूरिंग द टेस्ट। अब बात आती है आफ्टर द टेस्ट। भाई चलो टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद में जो है वो आगे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पहला है ऑब्जर्व द मदर फॉर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ब्लीडिंग, ठीक है, हम ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट हो गया, सारी चीज हो गई, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि मदर के अंदर जो है वो अभी भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है, या किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। भाई टेस्ट होने के बाद में कुछ समय के बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाते हैं, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है उनको हम चेक करते हैं, साथ के साथ किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं है उसको हम चेक करते हैं, एंड प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड रिपोर्ट फाइंडिंग टू फिजिशियन, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो रीअश्योरेंस और जो भी रिपोर्ट्स फाइंडिंग आई वो हम फिजिशियन को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे पास में वाइटल साइन आए, फीटल हार्ट रेट आए, जो भी हमारे पास में डाटा आए, वो सारे के सारे हम जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन के सामने जो है वो ला के रखते हैं। क्लियर है? फटाफट इसकी समरी कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, आज हमने जो है वो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट देखा। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है वो थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस करके, थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन जो है वो इन्फ्यूज करके हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास में यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो यूट्रो प्लेसेंटल है या जो प्लेसेंटा अटैच है उस टाइम पे हमारे पास में जो है वो किसी भी तरीके की जो है वो हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं आ रही है, बच्चा स्ट्रेस में तो फिटस स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हम जो है वो चेक करते हैं। तो फटाफट हमारे पास में समरी में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट, दैट इज का ओसीटी, इवैल्यूएट फीटल वेलबींग बाय द मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में फीटल हार्ट रेट
किस प्रकार से जो है वो चेंजेज होती है या नॉर्मल है या नहीं है, वो सारी चीज देखते हैं। एंड ए नेगेटिव टेस्ट इंडिकेटेड गुड प्लेसेंटल रिवर्स while a positive test indicated यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एक नेगेटिव टेस्ट जो है वो क्या इंडिकेटेड कर रहा है, गुड प्लेसेंटल। नेगेटिव टेस्ट है, अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेटेड यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। कुल मिला के हमारे पास में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट आता है, दैट इज कॉल्ड नॉट गुड। ये पॉजिटिव टेस्ट जो है वो गुड नहीं है। और अगर हमारे पास में नेगेटिव टेस्ट आता है, ओसीटी, नेगेटिव टेस्ट आता है ओसीटी, इन द सेंस ये हमारे लिए गुड थिंग्स है, ठीक है। एंड रिस्क फॉर फीटल हाइपोक्सिया, अगर पॉजिटिव टेस्ट आएगा दैट इज कॉल्ड बैड थिंग्स है, नेगेटिव टेस्ट आएगा मतलब बहुत अच्छा है। Although effective, it has risk and now often replaced by safer methods like NST, biophysical profile, Doppler, volumetry। ठीक है, आजकल जो है वो हम इसको कम यूज करते हैं, बेसिकली जो है वो ओसीटी को हम कम यूज करते हैं। इसकी जगह जो है वो हमारे पास में अल्टरनेट आने लगे। पहले यूज करते थे क्योंकि बाकी चीजें नहीं थी, आजकल इसकी जगह एनएसटी, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। बायोफिजिकल प्रोफाइल, ठीक है, वो चेक करते हैं, या डॉपलर वॉल्यूमेट्री जो हम चेक करते हैं, उसके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लड सप्लाई वगैरह हो रही है। क्योंकि आपको पता है ब्लड सप्लाई या जो है वो ब्लड वेसल्स के लिए हम जो है वो डॉपलर बेसिकली यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में था ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास कैसे लगी, कंसेप्ट आपको कैसा लगा, उसके बारे में 2 शब्द जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।